हेलो गाइस, मैं पार्की वर्ल्ड स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की कोर कैसे बनती है, किस टाइप के मटेरियल से बनती है, उसमें क्या होता है। तो उसका पूरा कोर कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, कैसे उसकी संरचना होती है, सब जान लिया था। इसके साथ ही हमने जाना था कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का, कैसे एक वाइंडिंग का फ्लक्स क्या है दूसरी वाइंडिंग से लिंक करता है और उसमें भी क्या है फ्लक्स जनरेट हो जाता है, उसके कारण उसमें भी क्या है ईएमएफ आ जाता है। इन चीजों को हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक उसी वर्किंग प्रिंसिपल के में ही लिख लीजिए आपकी ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन होती है। मैंने आपसे कहा था जो फ्लक्स होता है वो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जनरेट होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ईएमएफ आ जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है E1 बराबर 4.44 एफ। फ्रिक्वेंसी तो चूंकि समान ही रहती है तो दोनों में ही क्या आएगा फ्रिक्वेंसी के लिए N1 फाइव एम। ठीक है, और E2 यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था वो क्या हो जाएगा 4.44 एफ। N1 उधर साइड के नंबर ऑफ टर्न क्या थे N2 और 5m। अब देखिए ये 5m कहीं कहीं क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स और एरिया दे रखा होता है। तो 5m इक्वल्स bm इंटू यानी चुंबकीय फ्लक्स इंटू एरिया भी होता है। तो ये इक्वेशन जो है आपकी इस टाइप से भी लिखी हो सकती है N2BMA। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो दे एमएफ इक्वेशन ही रखी होती। ये क्या है आपकी एमएफ इक्वेशन है। इस पे अकॉर्डिंग जो है आपके एक दो क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज मैं आपको करा दूंगी। वैसे ज्यादा देखने को नहीं मिलता है सेमेस्टर वाइज, जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे क्या है आपको कुछ सवाल कराऊंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको उसी के नीचे लिख लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल के नीचे ही। और फिर हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है E2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1। ठीक है, V2 अपॉन V1। और अब ध्यान दीजिएगा यहां पर I1 अपॉन I2 होता है, उल्टा होता है, इक्वल्स की। ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे रखा है और इनमें से कुछ दे रखा है तो आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि होता है 0.4 या 0.4 से कम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग ही वाइंडिंग डिसाइड की जाती है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज होगा या सिंगल वाइंडिंग का यूज होगा। ये चीज इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर ही डिसाइड होती है। ठीक है, इसको उतारिए। फिर चलते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस पे। चलिए, हेडिंग डालिए लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। या ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस नहीं है। तो रोटेशन के कारण दो प्रकार के जो लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका एयर गैप और एक होता है फ्रिक्शन। वो दोनों लॉसेस तो इसमें है नहीं। अब कौन से लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका आयरन लॉसेस जिसे कोर लॉसेस भी कहते हैं, एक होता है कॉपर जिसे कहते हैं ओहमिक लॉसेस भी। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए इसमें कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि वैद्युत स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक
डिवाइस है, यानी कोई भी पार्ट क्या है इसमें घूमने वाला नहीं है, यानी बिल्कुल स्थिर भाग है जो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। जिस कारण इसमें फ्रिक्शन और एयर गैप लॉसेस, एयर गैप लॉसेस नहीं होते, लॉसेस नहीं होते। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण मुख्यतः दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मुख्यतः दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। बताइए इसको। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, तो इसमें ये लॉसेस होते नहीं है, फ्रिक्शन और एयर गैप। और इसमें क्या है, दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से, तो लिखिए, आयरन या कोर लॉसेस, दोनों नाम से जाना जाता है इसलिए दोनों लिख लीजिए, आयरन और कोर लॉसेस। और दूसरा होता है इसका कॉपर, कॉपर या ओमिक लॉसेस। दो प्रकार के लॉसेस क्या है ट्रांसफार्मर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओमिक और कौन से हैं आपके, कॉपर या ओमिक या आयरन और कोर। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। इसमें चाहे तो आप ये लाइन में हटा दीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होते हैं, नॉर्मल भी, क्योंकि करंट और वोल्टेज के कारण भी इसमें एक लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, नहीं लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, वो भी लिख लेंगे तो वो भी सही है। चलिए अब पढ़ते हैं आपके कोर लॉसेस। कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस, तो इसी में लिख लीजिए, इन्हें आयरन लॉसेस भी कहते हैं। ये तो कोर लॉसेस क्या होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये लॉसेस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होते हैं, ये कोर लॉसेस होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये, एक तो होती हैं आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरे क्या है, एडी करंट लॉसेस। जो मैंने आपको बताया था, हिस्टैरिसीस लॉसेस करने के लिए क्या, कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते हैं। और हमने ईडी करंट लॉसेस के लिए क्या था, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स को लैमिनेटेड करके क्या करते हैं, पंच कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये स्थिर लॉसेस होते हैं, ये होते ही है ट्रांसफार्मर में। देखो ये इसमें लिख लेना, इन्हें कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं, इन्हें कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट कह लो या फिक्स्ड कह लो, कांस्टेंट या फिक्स्ड बात एक ही है, ठीक है। यानी फिक्स्ड लॉसेस है ये, यानी रहेंगे ही, क्योंकि एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो उसमें जो भी कमी है वो रहेगी ही, ठीक है, जब तक वो ऑपरेट होता रहेगा। अब यूज नहीं करेंगे तो करना ही क्या है, ठीक है।
तो ट्रांसफार्मर एक बार बन गया तो उसमें जो लॉसेस है वो रहेंगे ही। वो वाले लॉसेस कौन से होते हैं? कोर लॉसेस। एक बार कोर बन गई तो उसे चेंज थोड़ी करते रहते हो बार बार, तो कोर बन गई तो बन गई, अब ट्रांसफार्मर वो फिक्स है, वो रहेंगे ही। ठीक है, तो उन लॉसेस को कम करने के लिए ही हम वो सिलिकॉन स्टील मटेरियल को यूज करना, पंच करना, लैमिनेटेड करना, वो इसलिए ही किया जाता है ये काम। तो इन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। ये कॉन्सेंट, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा होता है आपका ईडी करंट लॉसेस। कौन से होते हैं? ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉस, और दूसरे होते हैं आपके हिस्टैरिसीस लॉस। ये दो टाइप के होते हैं। ट्रांसफार्मर में हानि कौन सी होती है? कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक आपके एडी करंट लॉसेस और दूसरे कौन से होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस। चलिए कर लीजिए। तो ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? ईडी करंट लॉसेस को डब्ल्यू से मैंने यहाँ डिनोट किया है, कहीं कहीं के एस से भी किया गया है, कहीं कहीं ईटा एच ई से भी किया गया है, कई तरीके से कर सकते हैं, मैंने डब्ल्यू से कर दिया है। तो ये क्यू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, तो इससे क्या पता चलता है? ये फ्रिक्वेंसी पे क्या है? डिपेंड करते हैं। और कैसे करते हैं? कि अगर फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इस हिसाब से ये लॉसेस होंगे। ये भी क्या है? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके में ज्यादा नहीं पूछने को आता है कि हिस्टैरिसीस क्या है, ईडी करंट लॉसेस क्या है, ज्यादा नहीं आता है पूछने को। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें कोर कॉपर लॉसेस पे। चलिए आगे चलते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस, इसे भी क्या कहते हैं? ओहमिक लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं? तो ये क्या होते हैं? वाइंडिंग के रेजिस्टेंट। तो कोई भी मटेरियल की वाइंडिंग बनी हो, कॉपर की बनी हो, एल्युमिनियम की बनी हो, हर मटेरियल का अपना कोई ना कोई रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? तो ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो, वाइंडिंग में के रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण जो लॉसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके ये कॉपर लॉसेस, या इन्हें कहते हैं ओहमिक लॉसेस। तो इसमें लिखिए ये लॉसेस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के रेजिस्टेंस, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण उत्पन्न, रेजिस्टेंस तथा करंट के कारण उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में काय के लिए किस वजह से यूज होते हैं या उत्पन्न होते हैं? वाइंडिंग के रेजिस्टेंस आर और उसमें फ्लो होने वाली करंट आई के कारण जो उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे होते हैं? वेरिएबल लॉसेस। ये कैसे होते हैं? ये वेरिएबल लॉसेस होते हैं, यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं। और कई जगह ये भी लिखा हुआ कि ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस दो प्रकार के हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब है वो कोर लॉसेस की बात कर रहा है, और वेरिएबल का मतलब ये है कि वो क्या है? कॉपर लॉसेस की बात कर रहा है वहां पर। ठीक है,
तो अगर हम टोटल कॉपर लॉस की बात करें, टोटल कॉपर लॉस की बात करें, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होंगे, I1 स्क्वायर R1 प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट क्या थी, I2, और ये ठीक है, I1 स्क्वायर R1 प्राइमरी वाइंड, ये क्या की है, प्राइमरी वाइंडिंग की, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस क्या है, जो रेजिस्टेंस तो दिख रही है, रेजिस्टेंस है, और करंट के क्या है, स्क्वायर के, करंट का क्या है, स्क्वायर, इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा उसके कारण ये लॉसेस होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉपर या फिर ओहमिक। देखो दोनों अलग अलग नामों से आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो हमारे आयरन लॉसेस होते हैं या कोर लॉसेस वो कांस्टेंट होते हैं, वो कोर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण होते हैं, ठीक है, वो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और ये लॉसेस क्यों होते हैं, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और करंट के कारण, उसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके कारण क्या होते हैं, हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि क्यों होते हैं। फिर आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी का मतलब दक्षता, ट्रांसफार्मर की क्या है, यहाँ दक्षता की बात की जाती है। अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट पावर का क्या होती है, रेशियो होती है, क्या होती है, रेशियो होती है। तो देखिए यह है ट्रांसफार्मर की आउटपुट क्षमता तथा इनपुट, की शॉर्ट में लिखा है आउटपुट इनपुट, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, क्षमता का रेशियो होती है या अनुपात होती है। तो क्या होती है, रेशियो होती है, जिसकी इकाई एक समान होनी चाहिए। इकाई का मतलब यहाँ यूनिट से है, यानी यूनिट सेम होने चाहिए, जिसकी इकाई सेम होनी चाहिए। चलिए, तो हमने क्या कहा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को इस तरह से ईटा, इसे क्या कहते हैं, ईटा, इस साइन से डिनोट करते हैं। हमने क्या कहा, आउटपुट क्या, आउटपुट और इनपुट का क्या है, रेशियो, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर ये क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर हम आउटपुट है तो आउटपुट कैसे मिली होगी, या इनपुट क्या होती है। अगर हम किसी से कहें आउटपुट क्या होगी, तो देखो हमने कहा ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं, अगर आउटपुट क्या मिलेगी, इनपुट माइनस क्या करेंगे, हम लॉस कर देंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। अगर आउटपुट की बात करें तो इनपुट माइनस, यानी इनपुट में हमने पावर दी थी, मान लो 1000 दी थी, 400 वाट क्या है, लॉस हो गया, तो कितनी आ गई इनपुट, आउटपुट पावर 600 वाट, यही तो मिलेगी, ठीक है ना। लॉस भी तो हुए होंगे ना, मैंने कहा ना ट्रांसफार्मर में लॉस होते, तो आउटपुट क्या होती, इनपुट माइनस लॉस से निकल जाएगी। तो इसी तरह पे इसको आगे फॉर्मूले को और भी तरीके से चेंज किया जा सकता है। अगर हम इसके इनपुट की बात करें, अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट को किस तरीके से लिख सकते हैं, इनपुट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, कि हमारा क्या है, इनपुट क्या था, हमने हमारी जो आउटपुट मिली प्लस जो लॉस हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना इसे, कि इनपुट क्या थी,
एक तो जो आउटपुट पे मिली और बीच में कुछ लॉस हुएंगे तो आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरीके से भी ये जनरेट हो जाता है। इतना उतारिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि इनपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर प्लस लॉस। तो इस हिसाब से एफिशिएंसी क्या हो सकती है हमारी, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस। इस तरीके से भी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो, या आप लिख लीजिए कि इसमें निम्नलिखित प्रॉपर्टी होनी चाहिए या निम्नलिखित क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ क्या क्या हो। तो अगर हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो सबसे पहले है कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होनी चाहिए। अगर कोई आइडियल की बात करे तो 100% एफिशिएंसी दे, उसकी दक्षता 100% हो, बिल्कुल सही से काम करे, उसमें कोई लॉस ना हो, तो नो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। और क्या हो, फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो इसका मतलब क्या है, परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो परमेबिलिटी इनफिनाइट हो, परमेबिलिटी इनफिनाइट हो, बहुत ज्यादा हो। रिलक्टेंस कैसा हो, रिलक्टेंस क्या हो, 0 होगा ना। अरे रिलक्टेंस कहते हैं ना, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है, यानी कम रिलक्टेंस होता है। अगर वो बिल्कुल 0 हो जाए तब तो फ्लक्स और भी जनरेट होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रिलक्टेंस क्या है, फ्लक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स क्या है, कम जनरेट होगा। हम कह रहे हैं 0 है तो फ्लक्स ऑब्वियसली ज्यादा जनरेट होगा, इसका मतलब क्या है, उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमने क्या कहा, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो, या कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल 0। रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि उसमें आने वाले उतार चढ़ाव, यानी कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, यानी फ्लक्चुएट ना करें, उसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, परमेबिलिटी इनफिनाइट होना चाहिए, रिलक्टेंस 0 होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है वो भी 0 होना चाहिए, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 होना चाहिए। लेकिन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किसी भी दशा में क्या होता है, 0 नहीं हो सकता। तो ये सब क्या था, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी थी। उतारिए इसको। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा ये देखिए, नो लॉसेस का मतलब वही है कि कोर भी ना हो ना ओमी को, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है कि कोर लॉसेस 0, ठीक है, कॉपर लॉसेस 0, तो यहीं पर हो गया, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या है, इस जो डिप्लोमा लेवल पे कर रहे हैं वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें निम्न प्रॉपर्टी होती है। पहला कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, इसमें कोई भी कोर या कोर लॉसेस नहीं होना चाहिए, परमेबिलिटी इसकी आइडियल ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी इनफिनाइट होती है, इस ट्रांसफार्मर का जो रिलक्टेंस होता है वो 0 होना चाहिए, और आइडियल ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। लेकिन कह क्या रहा है, केवल इतने ही टर्म जो है आपसे कह रहा है, इसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको जितना ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ाया जाना चाहिए था, जितना आपके में पूछा गया है आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है आपके में, बस बेसिक बेसिक चीजें पूछी गई हैं,
जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में बेसिक सारी चीजें बता दी थी, वोल्टेज के अकॉर्डिंग बता दिए थे। इसके अलावा मैंने इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको करा दिया है, ट्रांसफार्मर इक्वेशन, रेशियो बता दिया गया है, और ये आइडियल ट्रांसफार्मर की क्वालिटीज भी आपको बता दी गई हैं। एक इसमें वैसे तो आपके में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, एक इसमें एक और चीज है वोल्टेज रेगुलेशन, चूंकि बात आ गई है तो वो भी मैं चीज आपको बता दे रही हूँ। इसको उतारी जब तक। एक टर्म और है, फिर आपका ये ट्रांसफार्मर जो है पूरा खत्म हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो नो लोड से फुल लोड तक, नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन तथा नो लोड वोल्टेज के रेशियो को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन तथा नो लोड वोल्टेज के रेशियो को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। कहीं कहीं ये नो लोड वोल्टेज की जगह फुल लोड वोल्टेज भी दे रखा है, लेकिन आप लोगों के बुक्स में क्या है, नो लोड है। ठीक है, डिप्लोमा लेवल की जो बुक्स है मैंने उस पर देखा है कई बार कि जो है नो लोड वोल्टेज लिखा है, तो आप वही चीज लिखिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अपडेटेड चीजें हुई नहीं है आपकी बुक्स में, कुछ आगे अपडेट हुआ ही नहीं है, वही पुराना पैटर्न चला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। लिखिए, हमने क्या कहा, नो लोड से फुल लोड तक जो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में क्या है, घटा दिया जाता है। तो नो लोड पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, NL नो लोड, NL क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज, माइनस FL फुल लोड वोल्टेज में परिवर्तन फर्स्ट माइनस सेकेंड। नो लोड का मतलब जब हमने कोई लोड नहीं दिया है, कोई काम नहीं करवाना है हमें, और फुल लोड जब हमने इसे जिस चीज के लिए भी चाहिए वो लोड इस पे लगा दिया है। और नो लोड वोल्टेज का रेशियो क्या हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहीं पे हमें क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, VNL माइनस VFL बटे VNL इंटू 100, ये है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये एक टर्म है जो आपको याद करनी है। ठीक है, कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, दोहराइए इसको। ठीक है, तो आपका ट्रांसफार्मर आज पूरा खत्म हो गया, इसके बारे में सब कुछ जितना भी था बता दिया। ये लास्ट टर्म था जो कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा आपसे ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं पूछा जाने वाला, इतना कंप्लीट है। इसके बाद हम क्या है, मोटर स्टार्ट करेंगे और टैरिफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।